वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। तो हम पीजीटी और टीजीटी यानी कि अब जो है टीजीटी तो हो गया आपका, पीजीटी की चर्चा कर रहे थे, जीआईसी की चर्चा कर रहे थे। तो आज हम देखेंगे जेनेटिक्स के बारे में, ठीक है। तो जेनेटिक्स की शुरुआत कहाँ से होती है बाबू? तो जेनेटिक्स की शुरुआत होती है ग्रेगर जॉन मेंडल से। कहाँ से? ग्रेगर जॉन मेंडल। अब देखिए यहाँ पर कुछ टर्म हमने लिख दिया है जो आपसे पूछे जाते हैं। जो बैटसन थे वो जेनेटिक्स के टर्म दिए थे, यानी कि कह सकते हैं कि जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी शब्द किसने दिया था? तो आनुवंशिकी शब्द किसने दिया था? बैटसन ने दिया था। अगर हम फादर की बात करें, फादर ऑफ जेनेटिक्स की यानी कि आनुवंशिकी पिता कौन है? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल साहब है, जीजे मेंडल। अच्छा, ग्रेगर जॉन मेंडल जल्दी से बता दीजिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में, ठीक है। ऑस्ट्रिया, ठीक। ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी कहाँ पे है? वियना में है। ऑस्ट्रेलिया ये नहीं है। अच्छा, ये ऑस्ट्रिया में क्या थे? चर्च में पादरी थे। ओके, तो इनको इसलिए फादर बोला जाता है किसका? जेनेटिक्स का। और बैटसन क्वाइन टर्म जेनेटिक्स, ठीक। अब देखिए फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स अगर पूछा जाएगा, आधुनिक आनुवंशिकी का पिता, तो कौन है? बैटसन है। ओके, अगर एक्सपेरिमेंटल पूछा जाएगा, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स यानी कि एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा किसने किया, तो वो कौन सा है? टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने। अभी हम बताते हैं थॉमस हंट मॉर्गन ने अपने जेनेटिक्स लेबोरेटरी यूज़ के लिए किस एनिमल को चूज़ किया था? फ्रूट फ्लाई को चूज़ किया था। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी को चूज़ किया था, ठीक है। तो ये पी को चूज़ किए थे और ये आपके ड्रोसोफिला, ठीक है, ड्रोसोफिला को चूज़ किए थे। अभी बता रहे हैं क्यों चूज़ किए थे। तो अब जल्दी से हम जो है ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में देखते हैं, यानी कि ओल्ड जेनेटिक्स से स्टार्ट करते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स की तरफ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, एग्ज़ाम बहुत करीब है आपके। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करें, यानी कि जी जे मेंडल की बात करें, ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करें, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया किस पर? पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया, राइट। और पी प्लांट में आपका टोटल क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 7 पेयर, 7 जोड़ा होता है। गुणसूत्र का नंबर कितना होता है? ठीक, हिंदी मीडियम वाले गुणसूत्र लिखेंगे, गुणसूत्र लिखेंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले देखिए मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, ठीक, उसी चीज़ को अब नहीं लिखूंगा, तब भी आप मेरी भावनाओं को समझिए। तो क्रोमोसोम नंबर यानी कि गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 7 पेयर। 7 पेयर का मतलब 7 जोड़ा, 7 जोड़ा का मतलब कितना क्रोमोसोम? 14 क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। ओके, 14 क्रोमोसोम हो गया। अब देखिए जो ये पी प्लांट चूज़ क्यों किए थे? पी प्लांट लेने का इनका कारण क्या था? तो सबसे पहला बड़ा कारण था पी प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है, क्या लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है, यानी कि लाइफ साइकिल उसको जो जीवन चक्र होता है बहुत कम होता है। अपना जो है 2 महीने में अपना पूरी साइकिल कंप्लीट कर लेता है। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि 2 महीने बाद उनके बच्चे पैदा होंगे, उनके बच्चे में हम लक्षण देख लेंगे, फिर 2 महीने बाद फिर उनके बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो हम अपने जीवन काल में कई बार उसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो क्या हो गया? लाइफ साइकिल शॉर्ट थी। दूसरा रीज़न क्या था? लो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या बहुत कम थी तो स्टडी करने में आसानी हुई उनको। और क्या कह सकते हैं? इसको ईजिली उगाया जा सकता है कहीं पर भी, ईजिली ग्रो किया जा सकता है कहीं पर भी। और क्या था रीज़न? ये आपका क्या होता है? बाईसेक्सुअल फ्लावर होता है, बाईसेक्सुअल फ्लावर होता है, मेल फीमेल यानी कि द्विलिंगी होता है, ठीक है। द्विलिंगी होते कहीं पर भी उगाए जा सकते हैं। द्विलिंगी होने के कारण जो है इनमें जो होता है बाहरी पॉलिनेशन यानी कि पराग को एक से दूसरे फ्लावर पहुंचाने वाले उनको एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता था। क्या? सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता था। तो ये सब कुछ मेजर रीज़न थे जो मेंडल को बनाते हैं महान, ठीक है। क्या बनाते हैं? महान। अब देखिए पी प्लांट है, पी प्लांट में क्या बोलते हैं? पाइसम सटाइवम, पाइसम सेटाइवम, क्या बोलते हैं? पाइसम सेटाइवम बोलते हैं, साइंटिफिक नेम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए पी प्लांट है, इन्होंने कुछ कैरेक्टर को चूज़ किया। क्या चूज़ किया? कुछ कैरेक्टर को चूज़ किया। अब देखिए वो कैरेक्टर कौन कौन थे पी प्लांट में। एक तो आपका क्या हो गया? इनके कैरेक्टर 7 कैरेक्टर को चूज़ किया, यानी कि 7 कैरेक्टर को इन्होंने पकड़ा। 7 कैरेक्टर में देखिए फ्लावर का क्या हो गया? फ्लावर का कलर हो गया, ठीक है। और पॉड का कलर हो गया, ठीक। फ्लावर का कलर हो गया, पॉड का कलर हो गया, सीड का कलर हो गया, सीड का कलर। सीड का कलर के बाद इन्होंने चूज़ किया था, सीड कलर के बाद सीड शेप,
पॉड शेप 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर पोजीशन, ठीक है। तो हो गया आपका फ्लावर का कलर, हो गया ये, हो गया। और हाइट 1 2 3 4 5 6 7, इन्होंने इतने कैरेक्टर जो है चूज़ किए थे, 7 कैरेक्टर, यानी कि जो भी इनको स्टडी करना था इन्हीं 7 कैरेक्टर पर ही स्टडी किए थे ये। तो देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कलर के बेस पर कितने ट्रेट लिए थे, 3 कलर, फ्लावर कलर, पॉड कलर, सीड कलर। पॉड समझते हैं ना, पॉड माने जिसमें मटर बंद रहता है, ठीक है, जिसमें मटर बंद रहता है, इसकी फली, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉड। ओके, सीड का मतलब सीड, ठीक है, फ्लावर का मतलब फूल। ये कलर के बेसिस पर ये 3 कैरेक्टर हो गए। शेप का बेसिस पर 2 कैरेक्टर, सीड शेप और पॉड शेप, ठीक है। कैसा है, फ्लावर पोजीशन और हाइट, प्लांट की हाइट, इतने कैरेक्टर इन्होंने चूज किए थे। अब देखिए इस कैरेक्टर में एक आपका डोमिनेंट कैरेक्टर था, एक आपका रेसेसिव कैरेक्टर था, यानी कि एक प्रभावी था, एक अप्रभावी था। तो अब डोमिनेंट कौन कौन से होते हैं और डोमिनेंट क्यों होते हैं या अप्रभावी क्यों होते हैं, तो हम आपको बताएं। जैसे मान लीजिए फ्लावर कलर की ही बात कर लीजिए, फ्लावर कलर की अगर हम बात करें, फ्लावर कलर, तो फ्लावर 2 तरीके के प्रोड्यूस होते थे। एक तो आपके वाइट कलर के फ्लावर, ठीक है, और एक आपके कैसे थे, वायलेट कलर के फ्लावर थे, ठीक। तो वाइट कलर और आपके वायलेट कलर के फ्लावर थे। तो आपका व्हाइट कलर और वायलेट कलर था। देखिए जो व्हाइट कलर होता है वो आपका रेसेसिव होता है। क्या होता है, रेसेसिव कैरेक्टर होता है, यानी कि अप्रभावी होता है, रेसेसिव का मतलब। और वायलेट कलर डोमिनेंट होता है, यानी कि ये प्रभावी होता है, ठीक है। अब देखिए डोमिनेंट है ये व्हाइट कलर, क्या हो गया, रेसेसिव हो गया। तो इसी तरीके से सब में होते हैं। पॉड कलर में भी आपका क्या दो तरीके के आएंगे, एक आपका क्या होगा, ग्रीन कलर होगा, आपका एक येलो कलर होगा। ग्रीन कलर डोमिनेंट होगा, येलो कलर क्या होगा, रेसेसिव होगा। इसी तरीके से सीड कलर में आपका कौन सा हो गया, सीड कलर में भी 2 आएंगे। सीड कलर में एक आपका क्या होगा, सीड कलर में एक आपका येलो कलर होगा, क्या होगा, येलो कलर होगा। और आपका दूसरा जो होगा वो आपका ग्रीन होगा, ठीक है। तो येलो कलर क्या होगा, आपका डोमिनेंट होगा, ग्रीन कलर रेसेसिव होगा। उसी तरीके से सीड शेप में आइए, सीड शेप में एक राउंड होगा, ठीक है, गोलाकार होगा, एक रिंकल्ड होगा, मतलब झुर्रीदार, ठीक, झुर्रीदार। तो ये राउंड क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, रिंकल्ड क्या हो गया, रेसेसिव हो जाएंगे। उसी तरीके से पॉड शेप जो फुल होगा, भरा होगा, तो उसको हम लोग डोमिनेंट बोलेंगे। जो रेस्ट्रिक्टेड होगा, यानी कि जो पिचका होगा, वो उसका रेसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल और टर्मिनल, यानी कि एकदम एक्सिस पर ऊपर फ्लावर लगा है या फिर साइड में फ्लावर लगा है, ये आपके इसमें 2 हो जाएंगे। हाइट में अगर बात करें, हाइट में एक टाल आएगा, एक ड्वार्फ आएगा, ठीक है, यानी एक लंबा और एक बौना। तो ये लंबा वाला क्या हो गया, डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर उसको बोलते हैं जो हमको समाज में ज़्यादा देखने को मिले या भीड़ में ज़्यादा देखने को मिले। जैसे 100 लोग हैं, 100 लोग में 80 लोग लंबे हैं, 20 लोग नाटे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि इस समाज में जो लंबाई है, 80 लोगों की जो लंबाई है, लंबाई वाला कैरेक्टर डोमिनेंट है। समझ गए ना, डोमिनेंट और रेसेसिव। अब देखिए डोमिनेंट और रेसेसिव आता कहाँ से है, ठीक, डोमिनेंट और रेसेसिव होते क्यों है। तो भाई मेंडल तो इतना सब कुछ नहीं निकाल पाए थे, लेकिन मॉडर्न जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग सब कुछ उनका फिर से जा करके स्टडी कर लिया गया कि ये डोमिनेंट और रेसेसिव क्या चीज़ होता है। तो कुछ टर्म जल्दी से लिखिए जेनेटिक्स में। एक डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट हिंदी मीडियम, प्रभावी, ठीक है, विच अपीयर जो हमको अपीयर होता है, दिखता है, मोर फ्रिक्वेंटली का मतलब बहुत जो ईजिली दिख जाता है, बहुत ज़्यादा आपके समाज में या फिर भीड़ में ज़्यादा होगा ये डोमिनेंट। रेसेसिव इसका जस्ट उल्टा, जो कम होगा, रेसेसिव जो आपका मोर फ्रिक्वेंटली नहीं दिखेगा, मतलब यहाँ पे नो कर दीजिए, नहीं दिखेगा। अच्छा, अब ये चीज़ डोमिनेंट और रेसेसिव कौन डिसाइड करता है, तो बाद में ये देखा गया, मेंडल ने कहा कि कोई तो ऐसा चीज़ है जो इसको डिसाइड कर रहा है, लंबा होगा, छोटा होगा, ठीक है, नाटा होगा, या फिर आपका सीड कैसा होगा, भरा होगा कि पीला होगा, नीला होगा, कुछ भी होगा, ये क्या चीज़ डिसाइड कर रहा है। उन्होंने कहा कुछ डिसाइड कर रहा है, तो मेंडल बाबू ने क्या किया, उसको कह दिया कि ये कुछ फैक्टर होते हैं। क्या
फैक्टर नाम दे दिया। अब आज हम उसी फैक्टर को जीन के नाम से जानते हैं, यानी कि मॉडर्न जेनेटिक्स उसी को जीन बोल रही है। तो मेंडल ने कहा कुछ है, कुछ का मतलब फैक्टर, उन्होंने फैक्टर दे दिया, आज उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ठीक, अब देखिए जो जीन होते हैं, आपको भी पता है कि ये जो जीन होते हैं हमारे, क्या चीज़, ये जो जीन होते हैं हमारे कहाँ पर होते हैं बाबू, क्रोमोसोम में होते हैं। तो यानी कि जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। किस पर पाए जाते हैं, जो जीन होते हैं वो गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, और एक क्रोमोसोम में कई हजारों, ठीक है, आपके जीन हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा जीन, अच्छा ये बताइए ह्यूमन में अगर हम बात करें, ह्यूमन की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पे होता है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे होता है। 2968 जीन होते हैं। कितने होते हैं, 2968 जीन होते हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर 1। और अगर हम ह्यूमन में सबसे कम जीन की बात करें, लोवेस्ट जीन की बात करें, किसमें कम होता है, तो वो होता है बाबू क्रोमोसोम नंबर वाई, जो कि आपको भी पता है वाई क्रोमोसोम मेल में मिलता है। ठीक है, खाली 231 जीन होते हैं, 231 जीन होते हैं। ठीक, तो ह्यूमन क्रोमोसोम 1 में सबसे ज़्यादा जीन होते हैं, 2968 जीन होते हैं। क्रोमोसोम वाई पे सबसे फीवेस्ट जीन होते हैं, 231 जीन खाली पाए जाते हैं। अब देखिए ये जीन होता क्या है, जीन होता क्या है, ठीक है। तो अगर जीन की बात अगर हम करें तो ये जीन होता क्या है, तो देखिए ये सपोज कीजिए हमारा क्रोमोसोम है, क्या है ये, क्रोमोसोम है, ये देखिए। ठीक, अब ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर आपको भी पता है कि डीएनए होता है, क्या होता है, डीएनए होता है। ये देखिए क्रोमोसोम के अंदर ये पूरा डीएनए है, ये पूरा डीएनए है, ये देखिए पूरा डीएनए होता है क्रोमोसोम के अंदर। अब देखिए अगर हम इस क्रोमोसोम को बाहर खींच दें, क्या, सॉरी, इस डीएनए को पूरा बाहर खींच दें, तो ये देखिए पूरा डीएनए बाहर आ गया। ठीक, अभी बताएंगे डीएनए क्या होता है और डिटेल में। ये पूरा डीएनए हमने बाहर खींच दिया। अब देखिए डीएनए में हमारे जो होता है ये डीएनए है। ठीक, अब जो हमारे डीएनए में कुछ ऐसे सेगमेंट होते हैं, पूरा का पूरा डीएनए, ठीक है, डीएनए को ऐसा मान लीजिए जो पुराने ज़माने के जो रील आते थे, क्या होते थे, जो पुराने ज़माने के गाने आते थे, जो रील होते थे, कैसेट, आपने देखा ना, कैसेट बाजा, ये होता था ऐसे, इसी में रील लगा होता था, क्या लगा होता था, रील लगा होता था। अब इस रील को मान लीजिए डीएनए और इस कैसेट को मान लीजिए क्रोमोसोम, यानी कि कैसेट क्या है, गुणसूत्र है, और ये डीएनए, इसके अंदर जो धागा लगा हुआ है वो डीएनए है। तो देखिए क्रोमोसोम बड़ा चीज़ हो गया, डीएनए छोटा है, उसके अंदर रील भरा हुआ। अब बताइए इस रील पर गाने होते थे, क्या होते थे, इस रील पर गाने होते थे। जैसे सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक लगा करके एक गाना है, क्या, एक गाना है। ठीक, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गाना गाया, तुझे देखा तो ये, तुझे देखा तो ये जाना सनम। ठीक, यहाँ से यहाँ तक गाना चला, ठीक है, फिर आगे गाना स्टार्ट हो गया। ठीक, फिर आगे एक गाना स्टार्ट हो गया, मान लीजिए कोई मिक्स वाला है, यहाँ से मान लीजिए तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा। ठीक, तो इतना गाना यहाँ तक चला। ठीक, आपको समझ में आया। इसके बाद रील किचपिच करने लगी। ठीक है, कहीं कहीं पर हमारी रील फंसने लगती थी। तो जब रील फंसने लगी मतलब वहाँ पर कोई गाना नहीं है, उतने दूर में कोई गाना नहीं है। फिर उसके बाद अच्छा वाला गाना चलने लगा, अच्छा चलते हैं दुआओं में याद रखना, अच्छा चलते हैं, मतलब यहाँ तक फिर से एक गाना आ गया। फिर रील हमारी किचपिच करने लगी, तो फिर यहाँ पर कोई गाना नहीं है। तो अब इसका मतलब समझिए आप, ये पूरा हमारा डीएनए था, राइट, पूरा डीएनए था। डीएनए का एक छोटा सा ये जो पार्ट है, इस पर एक गाना है जो आपको समझ में आ रहा है, फिर एक गाना है जो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ तक कोई गाना नहीं था, इसी पार्ट ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर एक गाना था आपको समझ में आ रहा है, फिर एक गाना आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो बाबू आप समझे कुछ, ये पूरा डीएनए था, जहाँ जहाँ पर गाना गाया इसने, उसी को हम लोग बाबू जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ये देखिए जीन बोलते हैं, यानी कि डीएनए के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, डीएनए का वो छोटा सा छोटा पार्ट जो क्या बनाता है, अपना कुछ ना कुछ प्रोटीन बनाता है।
क्योंकि हमको पता है, अभी हम सेंट्रल डोग्मा में पढ़ाएंगे, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, राइट। तो अगर वो जो छोटा सा छोटा पार्ट जो किसी भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और आपको पता है जो प्रोटीन होते हैं वही आपके कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, जो आरएनए है वही आपके कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये प्रोटीन मान लीजिए बना रहा है, इतना पार्ट प्रोटीन बना रहा है, लेकिन इतना पार्ट प्रोटीन नहीं बना रहा, तो इसको आप जीन नहीं बोलोगे, ठीक, इसको जीन बोलोगे। ये नहीं बना रहा है, ये गाना नहीं गा रहा है, तो इसको आप जीन नहीं बोलोगे। ये आपका गाना गा रहा है तो इसको जीन बोलोगे, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सभी जीन होते हैं वो डीएनए होते हैं, लेकिन सभी डीएनए जीन नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि उस रील पर जगह जगह गाने मौजूद हैं, यानी कि जगह जगह जीन मौजूद हैं, लेकिन उस डीएनए में ऐसे भी पार्ट हैं जहाँ पर गाना नहीं बज रहा, मतलब उस पार्ट को जीन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अब जीन और आपको डीएनए में समझ में आया। तो जीन को हम कह सकते हैं, जीन को जल्दी से लिखिए, जीन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कैरेक्टर, ठीक है, जो किसी कैरेक्टर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जीन आपका क्या होता है, एक आनुवंशिक वो पदार्थ होता है जो किसी न किसी आपके कैरेक्टर, यानी कि किसी भी कैरेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो भी कैरेक्टर समझ गए ना, फील कीजिए, ठीक है, जो किसी कैरेक्टर के लिए उत्तरदायी होता है। लंबे हैं हम, ठीक है, छोटे हैं हम, इसके लिए उत्तरदायी है, वो किसकी जिम्मेदारी है, वो जीन की वजह से है। अब देखिए जो जीन होता है, ठीक, अब इसी जीन में हमारे क्या बनते हैं, इसी जीन से हमारे प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए ये जीन डोमिनेंट है, हावी है, जीन डोमिनेंट है, प्रभावी है, तब तो ओवरऑल डोमिनेंट होगा। अगर यहीं पर जीन रेसेसिव हो जाता, ऐसी प्रोटीन बनाता जो रेसेसिव, तो ये रेसेसिव हो जाता, ठीक है। अब ये जीन मेन है यहाँ पे, ठीक है, ये होता है डोमिनेंट और रेसेसिव। अब देखिए एक होता है जीनोटिपिक और एक होता है फिनोटिपिक, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक। ये क्या होता है, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक। अब ये जो फिनोटिपिक होता है, फिनोटिपिक का मतलब मार्फोलॉजी, जो हम आंखों से देख रहे हैं, मार्फोलॉजी, ठीक है, मार्फोलॉजी जो हम आंखों से देख रहे हैं। जीनोटिपिक का मतलब जो जीन लेवल पर जो हम देखेंगे, यानी कि ये आंखों से दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन हम कुछ टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये आपका डोमिनेंट है, रेसेसिव है। फिनोटिपिक तो डायरेक्ट आप देख लोगे, जैसे सपोज कीजिए मैं हूँ और बगल में मेरा भाई है, दोनों ये लोग एकदम सेम हैं, ठीक है, दोनों लोग एकदम सेम है, लेकिन मेरा भाई गोरा है, मैं सांवला हूँ, तो आप कहोगे कि जीनोटिपिक रेशियो दोनों का, फिनोटिपिक रेशियो जो आंख से आप देख रहे हो दोनों का अलग अलग है, एक सांवला है और एक गोरा है, ठीक है, इसको तो आप बता ले जाओगे। लेकिन अब तब क्या करोगे जब दोनों हमारी हाइट समान हो जाएगी। जैसे नहीं समझ में आ रहा है, ये मैं हूँ, नहीं मैं थोड़ा सा मोटा हूँ, मेरा भाई, तो मैं अपने आप को ये, ठीक है, दोनों लोग समान हाइट, ठीक। अब देखिए मेरा भाई दुबला पतला थोड़ा सा, मैं मोटा, ठीक। तो अब क्या हो गया कि आप जो है क्या देख पा रहे हो कि ये एक मोटा एक पतला, ये कह रहे हो कि दोनों का फिनोटिपिक, फिनोटिपिक डिफरेंट है। क्या है, फिनोटिपिक डिफरेंट है। लेकिन अगर हम हाइट ले, हाइट में बताइए आप, हाइट दोनों लोगों की सेम है, तो अब कैसे बताओगे कि हाइट जो सेम है वो किसकी वजह से है, या कैपिटल टी की वजह से है, या कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से है। तो ये जो चीज़ होता है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, ये होता है फिनोटिपिक रेशियो। क्या होता है, ये फिनोटिपिक रेशियो, और ये जीनोटिपिक रेशियो होता है। क्या होता है, ये जो जीन लेवल पर स्टडी किया जाता है उसको बोलते हैं जीनोटिपिक रेशियो, और जो मार्फोलॉजी देख करके बताया जाता है उसको बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो बोलते हैं। तो ये हो गया आपका जीनोटिपिक, फिनोटिपिक। अब देखिए एलील क्या होता है, बड़ा एलील बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज एलील, ठीक है, तो बच्चों को रटा दिया जाता है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील, ठीक है। तो अल्टरनेट फॉर्म जो होता है उसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। तो अब ये तो समझाओ कि अल्टरनेट फॉर्म होते क्या हैं। तो आपको भी पता है
कि क्रोमोज़ोम अगर हमारे अंदर 46 क्रोमोज़ोम है या किसी के अंदर जितने भी क्रोमोज़ोम होते हैं वो किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। किस में होते हैं बाबू, पेयर में होते हैं क्रोमोज़ोम। ये देखिए, ठीक है, सपोज़ कीजिए ये हम अपना ही बना रहे हैं, तो अपने एक सेल में हम देखेंगे टोटल 46 क्रोमोज़ोम है, यानी कि 23 पेयर क्रोमोज़ोम है, 23 जोड़ा क्रोमोज़ोम है। तो ऐसे जोड़े में होंगे क्रोमोज़ोम, ठीक है। तो एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, डॉट डॉट डॉट, कितना जोड़ा, 23 जोड़ा, तभी तो 46 होगा। अब ये जोड़ा बाबू क्रोमोज़ोम आया कहाँ से होगा, ये एक क्रोमोज़ोम जो है, एक क्रोमोज़ोम मम्मी साइड से आया होगा, ओवम से, और दूसरा क्रोमोजोम इसका साथी कहाँ से आया होगा, पापा से आया होगा। फिर एक कहाँ से आया होगा, मम्मी से आया होगा, एक पापा साइड से आया होगा। अच्छा, मम्मी से आने का मतलब कि एक ओवम से आया होगा, एक स्पर्म से आया होगा, एक ओवम से आया होगा, एक स्पर्म से, यानी कि एक अंडाणु से आया होगा, एक शुक्राणु से आया होगा, ठीक है। हम अपने शरीर की कोई भी सेल्स निकाल के आपको दे दें, आप लेबोरेटरी में स्टडी कीजिए, ठीक, उसमें देखेंगे सारे के सारे 23 क्रोमोजोम पापा से मिलते रहेंगे हमारे, और 23 क्रोमोजोम हमारी मम्मी से मिलते रहेंगे। इसका मतलब कि एक पापा साइड से, एक मम्मी साइड से, पापा साइड मम्मी साइड, ऐसे दोनों रहते हैं। इसी को बोलते हैं आपस में होमोलॉगस क्रोमोजोम, ठीक है। जब हम आपको पढ़ाएंगे सेल और सेल डिवीज़न तो ये पूरा आपको डिटेल में अच्छे से और बताएंगे आपको, ठीक। अब मान लीजिए कि यहाँ कोई जीन है, यहाँ पर सपोज कीजिए कोई जीन है, क्या है, यहाँ पर जीन है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कैपिटल ए, सपोज कीजिए ऐसे कैपिटल ए, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हाइट के लिए, किसके लिए, हाइट के लिए, ठीक, ये हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर इसका एक साथी जीन है मम्मी वाले में, ठीक, वो भी क्या है, कैपिटल ए है। ए भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हाइट वाले के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो जहाँ पर पाए जाते हैं ना उसको बोलते हैं लोकस, क्या बोलते हैं, जो जहाँ पर जीन पाए जाते हैं पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए उसको बोला जाता है लोकस, स्थान, जिस स्थान पर पाए जाते हैं उसको बोलता है लोकस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर भी कैपिटल ए है जो कि हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर भी कैपिटल ए है जो इसका साथी है वो भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल ए जीन है, ए भी एक जीन है, यानी कि ए जीन, अब दोनों मिला करके हम लोग इसी को एलील बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अब एलील बोलेंगे, यानी कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, जो जीन है, ये जो जोड़ा है, इसी को हम लोग एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं, समझ गए। अब तो ये हाइट वाले के सामने हाइट वाला होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर आँख बनाने वाला जीन है तो इसके सामने आँख बनाने वाला जीन होगा, ठीक है, तो ये एक एलील कहलाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारे गोनाइड्स बनाने वाले जीन है, यानी कि जननांग बनाने वाले जीन हैं, तो यहाँ पर भी जननांग बनाने वाले जीन होंगे, यानी कि ये आपस में क्या कहलाएंगे, दोनों जीन, यानी कि एक एलील में दो जीन होते हैं, दो जीन मिलकर के एक एलील बनाते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए इसमें कैपिटल ए है, यहाँ पर कैपिटल ए है, यानी कि कैपिटल ए एलील तो है लेकिन दोनों डोमिनेंट हैं, क्या है, दोनों डोमिनेंट हैं। अब क्या हो सकता है, मान लीजिए मम्मी साइड में तो कैपिटल ए है लेकिन पापा साइड में स्मॉल ए रह गया, तो कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ मम्मी वाले पापा वाले में क्या है, ये रिसेसिव है, अप्रभावी है, तो मम्मी वाला यहाँ पर हावी पड़ जाएगा, तो कैपिटल ए स्मॉल ए। मान लीजिए यहाँ पर भी स्मॉल ए है और यहाँ पर भी मम्मी वाले में भी स्मॉल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, स्मॉल ए हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि दोनों में अप्रभावी है, दोनों में आपका क्या है, दोनों शो ऑफ नहीं करेंगे, तो इसको बोलते हैं एलील बोलते हैं। और इसी एलील के बेस पर ही अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो क्रोमोसोम आपस में बंधे होते हैं, दो साथी आपस में लगे होते हैं, किस प्रॉपर्टी के कारण लगे होते हैं, भाई ये वाला क्रोमोसोम इसके साथ भी तो रह सकता था, इसके साथ रह सकता था, ये वाला क्रोमोसोम इसी के साथ क्यों है, इसी के साथ क्यों है, ये आपको सोचना होगा ना, ठीक, ओके। तो ये हम आपको बताएं, ये एलील के बेसिस पर जो आपका पेयरिंग होता है एलील के बेसिस पर होता है, और एलील में अपने आप पेयर खोजा जाता है, ठीक, अपने आप को पेयर खोजा जाता है। ये देखिए पेयर खोजेगा, ठीक। जैसे सपोज कीजिए कि ढेर सारी
लड़कियां खड़ी हैं। क्या? ढेर सारी लड़कियां खड़ी हैं। लड़कियों का मतलब वाइफ सबकी खड़ी हैं, सबकी बीवियां खड़ी हैं, ठीक। और उन साड़ी पहन के घूंघट एकदम क्या है, घूंघट एकदम नीचे तक है, यानी कि हमको चेहरा किसी का भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब हमें अपने वाली बीवी को ढूंढना है। क्या? अपने वाली बीवी को ढूंढना है। सबका घूंघट गिरा हुआ है। तो भाई हम किसके साथ जाएंगे? हम कोई ना कोई तो अपनी बीवी का एक ऐसा कैरेक्टर पहचानते रहेंगे, हाथ पे कोई तिल या उसका हाथ ही टच करके, ठीक है, कुछ तो कैरेक्टर ऐसा पहचानते रहेंगे जो उसके बिना घूंघट को उठाए हम उसको पहचान लेंगे और हम कह देंगे भाई ये हमारा जोड़ा है, हम उसी के साथ हो लेंगे। तो वही एलील जा करके पूरे में खोजता है कि हमसे कौन मिल रहा है, यानी कि हर जगह एलील उसके समान है। यानी कि यहाँ पर आंख बनाने वाला है तो इसे यहाँ पर भी आंख बनाने वाला होगा, यहाँ पर मुंह बनाने वाला तो इसका भी मुंह बनाने वाला होगा, यहाँ पर गोनाइड्स बनाने वाले तो यहाँ पर भी गोनाइड्स, सबका लोकस सेम होगा। तो इन्हीं आपके जीन के यानी कि एलील के बेसिस पर क्या हो जाता है, पेयरिंग होता है, ठीक है। तो ये था आपका क्या चीज़, एलील और जीन। अब देखिए होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होते हैं। अब ये जो आपका एलील है, अब देखिए एलील रिस्पॉन्सिबल होता, अब आपको समझ में आया, जीन जो है रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर के लिए नहीं होते हैं, एलील होते हैं। यानी कि दो जीन का एक सेट रिस्पॉन्सिबल होता है किसी कैरेक्टर के लिए, एलील। इसीलिए हम जहाँ पर भी लिखते हैं कैपिटल ए लिखते हैं कि ये जीन ये आपका एलील रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा थोड़ी लिखते हैं कि खाली कैपिटल ए रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, ऐसे लिखते हैं, एलील के फॉर्म में लिखते हैं। एक एलील कहाँ से आया होगा, मम्मी साइड से, एक एलील मम्मी साइड से और एक एलील पापा साइड से आया होगा। तो मान लीजिए ऐसा हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, एक एलील आपका पापा से आया, एक मम्मी से आया, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। और स्मॉल ए भी तो हो सकता है, मम्मी से आया, ये वाला कहाँ से आया, ये पापा से आया, ठीक। अब देखिए अगर दोनों जीन समान हैं, क्या दोनों जीन समान हैं, ठीक है, कैपिटल ए, तो इसको बोलेंगे होमोजाइगस, होमोजाइगस, ठीक है। यहाँ पर भी स्मॉल है, इसको बोलेंगे होमोजाइगस। यहाँ पर देखिए गड़बड़ हो गया, कैपिटल ए स्मॉल है, इसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस या हेमीजाइगस, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों के दोनों कैसे हैं, प्रभावी हैं, डोमिनेंट हैं। यहाँ पर दोनों के दोनों रेसेसिव हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा नाम बोलिए, डोमिनेंट होमोजाइगस, डोमिनेंट होमोजाइगस। यहाँ पर रेसेसिव होमोजाइगस, रेसेसिव होमोजाइगस पूरा नाम हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर डोमिनेंट बोलोगे रेसेसिव बोलोगे तो डोमिनेंट ही तो बोलोगे, ठीक है। हेटेरोजाइगस तो है लेकिन डोमिनेंट है, क्योंकि कैपिटल ए डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट हेटेरोजाइगस है ये, डोमिनेंट हेटेरोजाइगस। कुछ लोग कह रहे हैं सर डोमिनेंट होमोजाइगस दिखाइए, ठीक है, तो डोमिनेंट होमोजाइगस ये रहा, रेसेसिव होमोजाइगस दिखाइए तो ये रहा, डोमिनेंट हेटेरोजाइगस ये रहा, ठीक है। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि रेसेसिव हेटेरोजाइगस दिखाइए, रेसेसिव हेटेरोजाइगस, तो बाबू रेसेसिव हेटेरोजाइगस कैसे होगा, हेटेरोजाइगस पहले तुमने कह दिया, ठीक है, और ऊपर से रेसेसिव भी लगा दिया, तो रेसेसिव जब भी लिखोगे ऐसे ही तो लिखोगे, ऐसे लिखोगे, तो रेसेसिव आपका रेसेसिव होमोजाइगस थोड़ी पॉसिबल होता है, डोमिनेंट हेटेरोजाइगस हमेशा पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये था कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में, जीनोटिपिक, फिनोटिपिक आपका क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, रेसेसिव क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद जरा हम मेंडल की तरफ फिर से बढ़ते हैं। मेंडल ने अपने 3 नियम दिए, मेंडल ने जो है अपने 3 नियम दिए। मेंडल अपना 3 लॉ कौन कौन से दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने अपने 3 नियम दिए। ये देखिए जो मेंडल थे, मेंडल ने अपना 3 नियम दिया। मेंडल ने सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंट प्रभाविता का नियम, और उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पृथक्करण का नियम, ठीक है, सॉरी पृथक्करण का नियम दूसरा हो गया, स्वतंत्र आव्यूह का नियम, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, यानी कि प्रभाविता का नियम, आपका आपका ये
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब स्वतंत्र अपव्यय का नियम, ठीक है। तो ये 3 नियम हो गए, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड के दम पे दिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दम पर दिया, राइट। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के दम पर दिया। अच्छा, अब ये लोचा क्या होता है, मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्या होता है। अगर खाली और खाली एक कैरेक्टर को आप देख रहे हो, यानी कि कोई भी प्लांट की स्टडी कर रहे हो या एनिमल की स्टडी कर रहे हो, खाली और खाली एक कैरेक्टर के उसके देख रहे हो, ठीक है, यानी कि पौधा उगा रहे हो, उसकी पत्ती कैसी है, उसके फ्रूट कैसे हैं, फ्रूट का कलर कैसा है, ये सब पे ध्यान आप नहीं दे रहे हो, खाली और खाली हाइट पर ध्यान दे रहे हो। या कोई भी कैरेक्टर, एक कैरेक्टर आप पकड़ रहे हो, मोनो का मतलब एक, क्रॉस करा रहे हो लेकिन मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हो। अगर क्रॉस करा रहे हो, तुमने 2 कैरेक्टर को पकड़ लिया, हाइट को भी पकड़ रहे हो, फ्रूट के कलर को भी पकड़ ले रहे हो, दोनों कैरेक्टर देख रहे हो, बाकी कोई कैरेक्टर, उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड। इसी तरीके से अगर 3 कैरेक्टर को देखोगे ट्राई हाइब्रिड, 4 कैरेक्टर को स्टडी करोगे एक साथ तो टेट्रा हाइब्रिड। लेकिन भाई डाई हाइब्रिड के बाद ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए डाई हाइब्रिड तक ही किया जाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के दम पर उन्होंने 2 नियम को दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या ये इसको पृथक्करण का नियम बोलते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के ही अंदर लॉ ऑफ डोमिनेंट आ जाता है। अगर आपसे फोर्सफुली क्वेश्चन पूछता है कि मेंडल ने कितने क्वेश्चन दिए, रियल में कितने लॉ दिए, तो रियल में 2 ही लॉ हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर नॉर्मल पूछता है क्वेश्चन तब तो 3 लॉ हो जाएगा, क्योंकि सेग्रीगेशन के अंदर ही डोमिनेंट आ जाता है, समझ गए। तो अब जल्दी से देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या था इनका। देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंट की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि बाबू मटर ले लो, ये लो, पी ले लो, ठीक है। इन्होंने किसको देखा, एक कैरेक्टर को पकड़ना था ना, इन्होंने हाइट को पकड़ा, हाइट को पकड़ा। इन्होंने कहा कि जो एक मटर का पौधा है, ये पी है, एक पी है, दोनों पी है, ठीक। अब क्या हुआ, पी में एक मटर का पौधा है जिसका मान लीजिए सीड है, इसका एलील क्या है, कैपिटल टी है, और ये एकदम ड्वार्फ था, ठीक है। ये देखिए पी वाला प्लांट है, ये हाइट में लंबा था यानी कि प्योर टाल था, और ये ड्वार्फ था, ये वाला बौना था, ठीक है। इन दोनों को क्रॉस करवा दिया, टाल को ड्वार्फ के साथ क्या करा दिया, क्रॉस करवा दिया, ठीक। कैपिटल टी स्मॉल टी से। अब देखिए क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी से फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा, फिर फ्यूज करेगा, सब जोड़ा बना दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, देखिए सब आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। यानी कि अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो चारों पौधे आ रहे हैं, क्या, जो चारों पौधे आ रहे हैं कैसे हैं, लंबे हैं सारे के सारे। ये देखिए प्योर लंबा होता है, और ये क्या है, ये क्या है, हेट्रोजाइगस तो है, हेट्रोजाइगस है। ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन जितना लंबा ये होगा उतना लंबा ए भी होगा, क्योंकि ए भी डोमिनेंट है और ए भी डोमिनेंट है। तो देखिए जब दोनों में हमने क्रॉस करवाया तो हमको क्या मिल रहा है, अपने पेरेंट में क्या मिल रहा है, डोमिनेंट वाला हमेशा में, देखिए ए भी डोमिनेंट, ए भी डोमिनेंट, ए भी लंबा, ए भी लंबा, कोई भी क्या बौना आ रहा है, नहीं। यानी कि इसका कैरेक्टर शो ऑफ नहीं हो रहा बच्चों में किसका कैरेक्टर जा रहा है, जो डोमिनेंट है। तो मेंडल ने कहा यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है, क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंट है। अब क्या किया, दूसरा लॉ कैसे यहाँ से आ गया, दूसरा लॉ क्या किया उन्होंने, कैपिटल टी स्मॉल टी का एक पौधा है, कैपिटल टी स्मॉल टी का पौधा है जो कि F1 पीढ़ी में आ रहा था, इसको बोलते हैं F1 पीढ़ी। यानी कि जैसे ये हम हैं, ये हमारी पत्नी है, ठीक, जो हमारे बेटे हैं, ये जो हमारे बेटे आएंगे उनको F1 यानी कि प्रथम पीढ़ी बोला जाएगा, फीलियल प्रोजेनी 1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फीलियल प्रोजेनी 1। अब देखिए F1 पीढ़ी को सेल्फ क्रॉस करा दिया गया, दोनों में फर्टिलाइजेशन कराया गया, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया गया, यानी कि इनमें आपके क्या करा दिया गया, एक तरीके से बोले कि इन दोनों की शादी करा दी गई, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए क्या बनता है, अब देखिए क्या बनेगा, कैपिटल टी बनेगा, और क्या बन सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, और क्या बनेगा, स्मॉल टी वाला पौधा बनेगा। अब देखिए कैपिटल टी बना, कैपिटल टी स्मॉल टी बना, ठीक। ये अब बताइए ये वाला पौधा लंबा होगा कि नाटा होगा, लंबा होगा, वेरी गुड। ये देखिए लंबा पौधा बना, ठीक,
चलिए ये कोई पौधा लंबा बन गया, ये पौधा क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी उतना ही लंबा होगा। वेरी गुड, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी है उतना ही। अगर ये 5 मीटर का है, अगर ये 5 मीटर का है तो ये भी 5 मीटर का होगा, और अगर ये 5 मीटर का तो ये भी 5 मीटर का होगा, और ये भी 5 मीटर का होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी भी, ये भी 5 मीटर का होगा। वेरी गुड, ठीक। लेकिन ये मान लीजिए 1 ही मीटर का रह गया, छुटकू सा 1 मीटर का, ठीक, यानी कि ये प्योर ड्वार्फ है। अब देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी पहले पीढ़ी में आया था, ये दूसरी पीढ़ी है। क्या है ये, दूसरी पीढ़ी है, ये वाली दूसरी पीढ़ी, मानी कि ये हम थे, ये हमारे बेटे हैं, ये हमारे बेटे के बाद ये हमारे क्या हैं, पोते हैं। क्या है ये, पोते, मतलब ये F2 पीढ़ी है। अब इसमें क्या हो रहा है कि सेग्रीगेशन का मतलब अलग हो गया। देखिए हमारे बेटों में कैरेक्टर दोनों का मिक्सअप आया, हम और हमारी वाइफ दोनों का मिक्सअप आया, लेकिन हमारे पोतों में, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी फिर से आ गया। यानी कि जो हमारा कैरेक्टर था वो हमारे पोतों में देखिए आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, ठीक है। यानी कि कैरेक्टर सेग्रीगेट हो गए, कैरेक्टर पृथक हो गए, लेकिन कैरेक्टर पृथक तो हुए, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी ये देखिए मम्मी की तरह है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये पापा की तरह है, लेकिन फिर 2 ऐसे आ गए कैपिटल टी स्मॉल टी जो अभी भी ये पृथक नहीं हो पाए। यानी कि अगर हम देखें तो ये जितना लंबा होगा उतना लंबा ये होगा, उतना लंबा ये होगा, यानी कि 3 लंबे मिल रहे हैं और एक बौना मिल रहा है। आंख से देख रहे हैं तो 3:1 का रेशियो, और ये आंख से देखने पर पता चल रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक रेशियो बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, जीनोटिपिक रेशियो। अच्छा ये बताइए, जीनोटिपिक रेशियो में ये तो प्योर लंबा है, ठीक है, प्योर लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, लेकिन किसकी वजह से है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से लंबा है, ये कैपिटल टी की वजह से लंबा है। मतलब जो 3 लंबे हैं इनमें भी कंट्रोवर्सी है। कैसे, 2 प्योर लंबे हैं, ठीक है, और सॉरी 1 प्योर लंबा है और दो कैसे हैं, 2 आपके हेट्रोजाइगस की वजह से लंबे हैं। जीन में देख रहे हैं तो 1 2 तीन में भी 1 प्योर लंबा, 2 हेट्रोजाइगस वाले लंबे और 1 पहले से था ही बौना। तो देखिए 1, तो क्या रेशियो बन गया, 1:1 रेशियो बन गया, जीनोटिपिक रेशियो। तो 3:1 फिनोटिपिक रेशियो, 1:1 जीनोटिपिक रेशियो। अच्छा ये कैसे पता चलेगा, कि ये कैसे पता चला होगा इनको, अगर मान लीजिए एक 5 मीटर का पौधा है, क्या 5 मीटर का पौधा है, ये भी 5 मीटर का बाबू पौधा है, ये भी 5 मीटर का पौधा है, दोनों 5-5 मीटर के हैं। अब हमने आपके सामने क्वेश्चन ये रख दिया कि इनमें एक पौधा कैपिटल टी की वजह से लंबा है और इनमें एक पौधा कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से लंबा है, लेकिन हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कौन किसकी वजह से लंबा है, लेकिन इसमें से ज़रूर है एक कैपिटल टी की वजह से लंबा है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से लंबा है। तो ये आप कैसे पता लगाओगे, यानी कि देख के तो बता सकते हो फिनोटिपिक रेशियो अपने आँख से कि दोनों लंबे हैं, लेकिन जीनोटिपिक रेशियो आप आँख से देख के नहीं बता सकते। तो बताया कैसे जाता होगा, जीनोटिपिक रेशियो कैसे बताया जाता है आप बताइए। तो देखिए होता क्या है कि एक आपका नियम है, जैसे मैं हूँ मैं भाई है, क्या मैं हूँ और मेरा भाई है, दोनों लोग लंबे हैं। क्या हो गया, मैं हूँ, जैसे मैं हूँ माई सेल्फ विपिन कुमार चौरसिया, मैं हूँ मेरा भैया अनुज, ठीक है, ये मैं हूँ ये मेरा भाई है। दोनों लोगों की हाइट मान लीजिए 5 फीट है, दोनों लोगों की हाइट 5 फीट है, लेकिन हमारे पापा कह रहे हैं हमसे कि तुम दोनों में से एक कैपिटल टी की वजह से 5 फीट गेन किए हो और एक लोग चाहे तुम, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि मैं या भैया, ठीक है, लेकिन एक जरूर है इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से लंबा, एक कैपिटल टी की वजह से लंबा है, ठीक है। तो ये कैसे पता लगाएंगे, ठीक, पापा शर्त दे दिया। अब हम जुगाड़ सोचें, हम बोले कि पापा हमारी शादी एक ऐसी लड़की से करवा दीजिए जो बौनी हो, क्या हो, जो बौनी हो, एक फीट की हो। तो पापा ने शादी करा दिया 1 फीट का लड़की से, ठीक। लड़की का नाम क्या लिखे,
चलिए मान लीजिए एक्स लिख दिया, एक्स नहीं, मज़ा नहीं आया। मान लीजिए मोना, ठीक है, मोना से शादी हो गई। मोना कितनी है? 1 फीट की हैं, 1 फीट की हैं, ठीक है। अब जो है मुझ में और मोना जी में शादी हुई, 5 फीट हो गई और ये 1 फीट। ये क्या है? प्योर ड्वार्फ हैं। क्या हैं? प्योर ड्वार्फ हैं। ड्वार्फ का मतलब बौनी है। अब यहाँ पर जो बच्चे पैदा होंगे, क्या जो बच्चे पैदा होंगे, अगर सारे के सारे लंबे बच्चे पैदा हुए, यानी कि 5 फीट वाले हुए, ये देखिए 5 फीटिया बच्चे हुए, सारे के सारे चारों 5 फीट, ये भी 5 फीट, ये भी 5 फीट, मतलब मैक्सिमम बच्चे 5 फीट के पैदा हुए, सारे के सारे 5 फीट के हुए, तो हम तुरंत लाख से कह देंगे कि मैं कैपिटल टी की वजह से लंबा हूँ। अभी बता रहा हूँ कैसे। अब इसी लड़की की, मोना की, फिर से शादी, मान लीजिए हमसे डिवोर्स हो गया, इनकी शादी फिर से किससे करा दिया जाए? हमारे भैया से करा दीजिए। ठीक है भैया, लो भैया से करा दिए। मोना 1 फीट की, ठीक। अगर इसमें 2 बच्चे इनके लंबे आ रहे हैं, यानी कि 5 फीट वाले आ रहे हैं, और 2 बच्चे बौने आ गए, क्या 2 बच्चे बौने आ गए, 1-1 फीट के आ गए, ठीक है, 1-1 फीट के आ गए, तुरंत हम कह देंगे 2 बच्चे लंबे 2 बच्चे छोटे, तुरंत कह देंगे हमारा भैया कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से लंबा है। तो क्रॉस करवा के हम देख सकते हैं कि कौन किसकी वजह से लंबा है, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से। ठीक, देखिए कैसे। अब इसके पीछे रीज़न क्या था? अब देखिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी थी, या तो कैपिटल टी था या कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से लंबा था। ऐसे देख करके हम बता नहीं पाएंगे, तो इसका हमने क्रॉस करवा दिया कैपिटल स्मॉल टी से, इसका भी क्रॉस करवा दिया स्मॉल टी से। यहाँ पर देखिए क्या आएगा, सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएंगे, सारे के सारे लंबे आएंगे पौधे। ठीक, ये देखिए सारे के सारे पौधे लंबे आ गए। लेकिन जरा यहाँ पे क्रॉस देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक, और क्या आ जाएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। देखिए 2 लंबे आ रहे हैं पौधे और 2 बौने आ जा रहे हैं। यही तो हमने कराया था। ये कौन है? मोना है। ये कौन है? मोना है। ये कौन? मैं हूँ। ये कौन है? भैया है। ठीक है, तो ये देखिए जिसमें छोटा और दोनों आ गया, तो हम समझ जाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से लंबा था, यानी कि ये हेट्रोजाइगस की वजह से लंबा था और हम प्योर होमोजाइगस की वजह से लंबे थे। ये हम क्या कर रहे हैं? टेस्ट कर रहे हैं। इसी को बोला जाता है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो हेडिंग का नाम पहले स्टार्टिंग में लिख लीजिए, इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। यही होता है टेस्ट क्रॉस। अब समझ में आया टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है? होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को पहचानने के लिए टेस्ट क्रॉस कराते थे मेंडल, ताकि पता चल जाए कि वो प्योर होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो इसी को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। अब समझ में आया, टेस्ट क्रॉस में हमेशा और हमेशा रेसेसिव से क्रॉस कराया जाता है। स्मॉल टी की वजह से स्मॉल टी से क्रॉस करवाया जाता है टेस्ट क्रॉस में। ठीक, टेस्ट क्रॉस में स्मॉल टी कभी कभी क्या किया जाता है कि जिसको चेक करना होगा कैपिटल टी से भी चेक करवाया जाता है, लेकिन इसको टेस्ट क्रॉस नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं आउट क्रॉस। खाली ऐसा नाम जान लीजिए, आउट क्रॉस बोलते हैं। अगर डोमिनेंट से करवाया तो आउट क्रॉस, अगर रेसेसिव से करवाया टेस्ट क्रॉस। ज़्यादातर टेस्ट क्रॉस ही किया जाता है जानने के लिए। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी को हमने कैपिटल टी स्मॉल टी से करवाया था, स्मॉल टी से करवाया था, कैपिटल टी स्मॉल टी से क्या बना था? कैपिटल टी स्मॉल टी बना था। ठीक, अब देखिए हमें जानना था ये होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, हम ये इससे भी क्रॉस करवा सकते हैं और इससे भी क्रॉस करवा सकते हैं। अगर इससे क्रॉस करवाए स्मॉल टी से तो ये टेस्ट क्रॉस कहलाएगा, और अगर इससे क्रॉस करवाए डोमिनेंट वाले से तो ये आउट क्रॉस कहलाएगा। ठीक है, यानी कि अपने बच्चों की शादी अपने पेरेंट्स से कर रहे हैं पीछे जा करके, पीछे जाने का मतलब बैक जा करके, तो ये दोनों बैक क्रॉस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बैक क्रॉस। ठीक है, तो पीछे जा करके ना क्रॉस करवा रहे हो, शादी करवा रहे हो, तो बैक क्रॉस में 2 आते हैं आपके। बैक क्रॉस में एक टेस्ट क्रॉस आता है, एक आपका क्या आता है? आउट क्रॉस आता है।
वेरी गुड। टेस्ट क्रॉस, ठीक है, ये जानने के लिए टेस्ट क्रॉस रिसेसिव से कराया जाता है, आउट क्रॉस डोमिनेंट से कराया जाता है। टेस्ट क्रॉस क्यों कराया जाता है, बड़ा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। टेस्ट क्रॉस जानने के लिए कि कैपिटल टी की वजह से लंबा है या कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से होमोजाइगस हेटेरोजाइगस चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक, अब देखिए एक क्या होता है आपका रेसिप्रोकल क्रॉस होता है। कौन सा क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब क्या होता है कि ये देखिए, ये मटर का एक फूल है, इसमें इसका मेल भी होगा, क्या होगा, इसमें इसका मेल भी होगा, फीमेल भी होगी। वेरी गुड। ये मान लीजिए सपोज कीजिए एक फूल है, दूसरा फूल, इसमें भी इसका मेल होगा, इसका फीमेल होगा। वेरी गुड। ठीक, अब देखिए इन दोनों में क्रॉस करवाएंगे। मेंडल हमेशा क्रॉस करवाते थे दोनों में। यहाँ पर देखिए इसको फर्टिलाइजेशन हो सकता है मेल फीमेल का, यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन मेंडल क्या करते थे, एक बार इसके मेल को काट के हटा दिया, बची क्या खाली फीमेल, यहाँ पर फीमेल को काट के हटा दिया, बचा क्या इसमें मेल। तो ये मेल की तरह बिहेव कर रहा है और ये फीमेल की तरह बिहेव कर रही है। जो हमने काट के हटाया इस प्रोसेस को बोलते इमैस्कुलेशन करना, यानी कि रिमूवल ऑफ एनी पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। ठीक है, यानी कि जननांग में से एक भी जननांग को या तो स्त्री केसर या तो आपके पुंकेसर को हटाना क्या कहलाता है, इमैस्कुलेशन कहलाता है। तो इमैस्कुलेशन करके हटा दिया, अब दोनों को क्रॉस करवाया। ठीक है, अब क्या अगले में क्या करवाया, जो यहाँ पे रिजल्ट आया वो सोचे कि कहीं ऐसा तो नहीं इसकी वजह से कि ये इसको मेल बनाया इसको फीमेल बना दिया। अब अगले पीढ़ी में उन्होंने क्या करेंगे, रिजल्ट को सही है कि नहीं सही है, कुछ डिफरेंट आ रहा, क्या करेंगे, अब इसके मेल वाले और यहाँ पर फीमेल है ना, पहले इसको मेल बनाए थे ना, अब इसको जो है इसके मेल को हटा देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी इसको फीमेल बना दिया एक तरीके से। और यहाँ पर ये पहले फीमेल थी, अब इसको क्या बना देंगे, मेल बना देंगे, इस वाले पौधे को। ये देखिए बना दिया ना, यानी कि उल्टा कर दिया, लेकिन रिजल्ट फिर भी सेम आया। मेंडल का रिजल्ट सेम आया। देखिए मेंडल बहुत दिमागदार आदमी थे, हर पॉसिबिलिटी पर उन्होंने काम किया, कोई भी पॉसिबिलिटी छोड़ा नहीं उन्होंने। जबकि उस टाइम लैब नहीं थे, इतना इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, पीसीआर नहीं था। ठीक है, तो लेकिन फिर भी वो एक्सपेरिमेंट करा करा के हर रिजल्ट को अपना प्रूफ किए। तो हमने जो ये बार बार हम चेंज कर दे रहे हैं, एक बार एक को मेल एक बार फीमेल, कैसे, इमैस्कुलेशन के थ्रू, इसी को बोला जाता है रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं। ठीक, तो ये था रेसिप्रोकल क्रॉस। अब इसके बाद क्या किया उन्होंने, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। ओके।